ऐसे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत क्वेश्चन मिलेगा, ठीक, इसलिए ध्यान से सुनोगे, बहुत आसान लगेगा। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन, ठीक। अच्छा देखो, बता रहे थे कि अगर इकोनॉमिक्स का ये वैश्वीकरण चैप्टर तुम पढ़ लेते हो तो ज्योग्राफी का अगर तुम पढ़ लिए हो, भूमंडलीकरण सब पढ़े हो, उसमें भी एक चैप्टर है लास्ट में भूमंडलीकरण, उसको लेकर के बताया गया है, विश्व व्यापार सबको लेकर के बताया गया है, ठीक। अच्छा, हिस्ट्री में भी तुम्हारा जो है लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड चीज है, तो यहां अगर तुम अच्छा से समझ लेते हो तो सोचो तीनों विषय का काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक, इसलिए समझना है। सबसे पहले हम लोग वैश्वीकरण के बारे में जानते हैं, वैश्वीकरण होता क्या है, ठीक। देखो, कई बार इसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले भी, नहीं? कहता है विश्व के अलग अलग देशों का एक साथ जुड़ना, ठीक ना, पूंजी, वस्तु, सेवाओं का आदान प्रदान करना, ठीक, ये वैश्वीकरण, ये क्या? वैश्वीकरण, ठीक। आज जो है विश्व के बाजार से हमारा इंडिया जुड़ा हुआ है, नहीं? विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां भारत के बने हुए वस्तु पहुंचता है, ठीक ना, भारत के लोग जाकर वहां काम करते हैं। काम करने का मतलब सेवा दे रहा है, काम करने का मतलब अगर हमारे देश के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट अगर विदेशों में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, ठीक। तो यही बताया कि वस्तु, पूंजी, सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, इन सारे चीजों का लेन देन अगर विश्व के अलग अलग देशों के साथ मिलजुल कर रहा है, ठीक, तो उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो क्या इसका एकदम आसान सा डिफिनेशन इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, एक दौर था, एक समय था जो भारत भी वैश्वीकरण से नहीं जुड़ा हुआ था, यानी बहुत कुछ गिना चुना देश ऐसा था जिससे कि वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था, ठीक ना, लेन देन हो रहा था। लेकिन आज के डेट में भारत से कई देश ऐसे होते हैं जो हमारे देश के बने हुए प्रोडक्ट को ले रहे हैं, ठीक ना। और सिर्फ, अच्छा, यहाँ हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ वस्तु, सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, जिससे कि इनकम हो रहा हो, ठीक ना, उन सब चीजों के बारे में वैश्वीकरण में पढ़ेंगे। लेकिन वैश्वीकरण के तहत राजनीतिक और सांस्कृतिक का भी आदान प्रदान होता है, नहीं? आज अगर आपके देश का रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, ये सब चीजों में बदलाव हो रहा है, ठीक, विश्व के अलग अलग देशों, पश्चिमी सभ्यता को भारतीय अपना रहे हैं, ठीक। हमारे यहाँ लोग भी अब अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, अंग्रेजों की तरह रहना पसंद करते हैं, ठीक। हमारी जो संस्कृति थी वो थोड़ा, अब हमारे संस्कृति में जो रहन सहन था, बोलचाल था, वो सब चीज बदल रहा है, ठीक। हमारे जो है पहले जो हमारे अंदर जो संस्कार हुआ करता था उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, खास करके शहरों में। तो ये सब किसके वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। किसके वजह से? ठीक, आप पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, ठीक ना, दूसरे देशों की जो रहन सहन है उन चीजों को अपना रहे हैं। तो यही चीज बताया गया कि वैश्वीकरण के तहत सिर्फ पूंजी, सेवा, प्रौद्योगिकी, सूचना, इन चीजों का आदान प्रदान ही नहीं होता, बल्कि राजनीतिक, संस्कृति, सभ्यता, इन चीजों का भी आदान प्रदान होता है, ठीक। आज से 30-35 साल पहले क्या इतना हैप्पी बर्थडे सब मनाया जाता था, एनिवर्सरी मनाया जाता था? तो ये सब चीज कहां से आया हमारे देश में? कहां से? विदेशों से, ठीक ना। अलग अलग देशों की परंपराओं को अपना रहे हैं, ठीक। तो ये सब भी वैश्वीकरण, ये सब भी क्या? लेकिन संस्कृति और राजनीतिक से जुड़े हुए चीजों को हम लोगों को यहाँ नहीं पढ़ना है, नहीं। हम लोग यहाँ सिर्फ किसका पढ़ेंगे? वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रकार हो रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार का हो रहा है, ठीक। तो वो सारी चीज ही क्या कहलाते हैं? वैश्वीकरण। यहाँ चैप्टर के शुरुआत में आपको बता रहा है कि आज जो है ना, पूरा विश्व एक बाजार बन चुका है, ठीक। यानी कहने बाजार में आपको आपकी जरूरत का चीज मिलता है, लेकिन आज आपके बाजार में, ठीक, दुनिया के अलग अलग देशों का सामान मिलता है। विश्व अमेरिका का कोई गाड़ी बना हुआ है वो आपके यहाँ मिल रहा है, नहीं? जापान के और चीन के कोई मोबाइल बना हुआ है वो आपके यहाँ मिल रहा है ना। तो अलग अलग देशों की चीज आपको एक ही बाजार में उपलब्ध हो जाता है, ठीक ना। तो ये वैश्वीकरण की खासियत है, ये इसकी विशेषता है, ठीक। देखो, यहां भी यही बता रहा है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत पूरी दुनिया का बाजार एक दूसरे के लिए मुक्त हो गया है। वैश्वीकरण जब से हुआ है, पूरा दुनिया
पूरा दुनिया बाजार एक दूसरे के लिए मुक्त हो गया। कहता है कि व्यवहारिक रूप से यदि आप देखेंगे तो हमें याद होगा, बता रहा है कि जब भारत वैश्वीकरण से नहीं जुड़ा हुआ था कुछ वर्ष पहले, तो भारत में कुछ गिना चुना गाड़ियां ही नजर आती थी। एग्जाम्पल लिया है गाड़ी का, ठीक, कि कुछ ही ऐसी गाड़ियां होती थी जो भारत के रोडों पर आपको दिखाई पड़ता था जब हम लोग वैश्वीकरण से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक, जैसे मोटरसाइकिल में राजदूत, एचडी तथा कार में जो है फिएट और एम्बेसडर ही चला करती थी। आज छोटे शहर की सड़कों पर भी नई नई किस्म की गाड़ियां चलने लगी है। नहीं, आज बता रहा है कि कोई भी बाहर की कंपनी ऐसी गाड़ी बना दे जो इलेक्ट्रिक से चलने वाला हो, काफी तीव्र गति से चल रहा हो। ठीक, अगर वो चीजों का प्रचलन अमेरिका में हो गया तो आप सप्ताह भर के बाद देखिएगा आपका वही गाड़ी आपके इंडिया में भी आ जाएगा। नहीं, देश विदेश में भी आप देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी अच्छा चीजों का उत्पादन होता है, लोग उन चीजों को पसंद करता है, तो आज वैश्वीकरण की वजह से देखते ही देखते तुरंत दुनिया के सभी मार्केटों में वो चीज नजर आने लगता है। ठीक ना, तो ये है खासियत, ये है विशेषता वैश्वीकरण का। ठीक ना, तो शुरुआत में यही बताया था। बता रहा है कि आज जो है उपभोक्ता के लिए ये सभी वस्तुएं सर्वसुलभ हो गया है, बड़ा आसानी से मिल जाता है। आपके जरूरत के एक एक चीज, ठीक, अलग अलग देशों के बने हुए चीज बड़ा आसानी से आपके ही बाजार में, आपके नजदीक के बाजारों में वो सब चीज उपलब्ध होने लगे हैं। ठीक, बड़े बड़े शहरों में बता रहा है कि आज वो जगह जहां विश्व के अलग अलग देशों का बना हुआ सामान मिलता है, बड़े बाजारों में एक ही बड़ी इमारत के नीचे, उसको मॉल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? हाँ, आपके यहाँ अभी भी जो मॉल है वो बहुत छोटा है। आपके यहाँ अभी भी जिस मॉल में आप जाते हैं वहां सिर्फ कपड़े तपड़े ही मिलते हैं। लेकिन बता रहा है कि बड़े शहरों में एक ही इमारत में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर आपको एक एक अलग अलग चीज मिलेगा। नीचे अगर कपड़ा मिल रहा है तो ऊपर आपको राशन का सामान मिल जाएगा, उसके ऊपर जाइए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिल जाएगा। ठीक, या फिर मान लो कि जो भारी भरकम सामान होता है वो नीचे, गाड़ी ताड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेना है तो उसके लिए भी अलग से। तो सोचो मॉल के ही नीचे, एक छत के ही नीचे अपने आपके जरूरत के एक एक चीज अगर उपलब्ध हो, विश्व के अलग अलग देशों के बना हुआ प्रोडक्ट अगर मिल रहा हो, ठीक, तो उसी को हम लोग आज के डेट में मॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मॉल कहते हैं। ठीक ना, तो यहां भी देखो मॉल का डिफिनेशन दिया है, ऐसे बाजार जिसमें एक छत के नीचे उपभोग की सारी छोटी बड़ी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं। ठीक, तो मॉल का डिफिनेशन क्या आप नहीं लिख पाइएगा? एकदम लिख लीजिएगा। ठीक, फिर से आपको बता रहा है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक ही चीज को बार बार बता रहा है, लेकिन आप समझ चुके हैं कि वैश्वीकरण क्या है। देखो अभी ये बता ही रहे थे कि वैश्वीकरण की अवधारणा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होते हैं। ठीक, फिर से बता रहा है कि वैश्वीकरण वो होता है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब चीज शामिल होता है। सब चीजों का अलग अलग जगह पर आदान प्रदान होता है। ठीक ना, आज सोचिए ना, आपके देश में चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब, मोमोज, ये सब मिलता था क्या? पहले नहीं मिलता था। आज इधर 5 साल से 7-8 साल से जो है ना ज्यादा ये सब छा गया। ठीक, अभी आपको बड़े बड़े शहरों में यही सब चीजों का ठेला हर जगह दिखाई पड़ेगा लगा हुआ। सोचो, लेकिन हम लोग जब छोटे थे उस समय चाट, समोसा यही सब खाते थे, झाल मुरी, यही सब चीज बिकता था। ठीक, चाउमीन का उतना प्रचलन भी नहीं था, लेकिन आज एकदम हो गया। तो ये कहां से आया? ये अलग अलग देशों में देखा गया कि ये सब चीज ज्यादा लोकप्रिय है, उसको भारत के भी बाजारों में उतारा गया और भारत के भी लोग इसको आज पसंद कर रहे हैं। तो अब हमारे देश में भी हर जगह, ठीक, हर गांव घर में जो है अलग अलग जगह पर इसका ठेला लगने लगा है। ठीक, तो ये बता रहा है कि वैश्वीकरण में आपको सिर्फ वस्तु सेवा ही नहीं, खान पान से लेकर संस्कृति, भाषा, सभी चीजों का आदान प्रदान होता है। कितना बार ये चीज रिपीट हो चुका है और अभी भी अब तुम अगर आ जाए कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं लिख पाइएगा तो ये बड़ा शर्म की बात हो जाएगा। ठीक, देखो एक
अर्थशास्त्री थे, नाम है उसका ब्रैंको मिल्नोविक। मिल्नोविक, क्या नाम है? ब्रैंको मिल्नोविक। वो भी बता रहे हैं वैश्वीकरण का, देखो ये डिफिनेशन दे रहे हैं, ये अपने विचार से वैश्वीकरण के बारे में ये बता रहे हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों का विचार का स्वतंत्र प्रभाव होता है। क्या बता रहा है? ये बता रहे हैं कि वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी का, किसका, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर भारतीय हैं और बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, और आप अपना उद्योग को विदेशों में भी चलाना चाह रहे हैं, तो वहां भी पूंजी लगाइए, वहां भी जमीन खरीदिए, वहां भी फैक्ट्री खड़ा कीजिए, तो पूंजी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। उसके बाद बता रहा है वस्तु। वस्तु यानी आप अपने देश में अगर कपड़ा उद्योग कर रहे हैं, ठीक, कोई भी ऐसा चीज बेच रहे हैं जो बहुत बिक रहा है, तो वही चीज आप जाकर के दूसरे देश में भी बेचिए। वस्तुओं का आदान प्रदान भी हुआ कि नहीं। प्रौद्योगिकी, ठीक, यानी सूचना प्रौद्योगिकी, कुछ भी ऐसे चीज जो आप कल कारखाने फैक्ट्रियों में निर्माण करते हैं, ठीक, उनको जाकर के भी अलग देशों में बेचिए, ठीक। या फिर मशीनें भी हो गया, कुछ ऐसे आप मशीन बना दिए हैं जिससे वस्तुओं का उत्पादन काफी तीव्र गति से हो रहा है, तो उसको भी आप दूसरे देश में भी जाके बेचिए, ठीक ना। और साथ ही विचारों का, और किसका, विचारों का। आप अपने देश को चलाने के लिए, आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे विचार दिए जिससे कि लोगों में एक विश्वास जगा, ठीक, लोग उन्नति करने लगे। तो अगर किसी देश में गरीबी है तो आपका वो विचार उस देश में भी चला जाएगा, वहां के लोग भी उस तरह की उन्नति करने लगेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है इन सारी चीजों का आदान प्रदान। किसका किसका बताया, फिर बताओ। वैश्वीकरण के तहत पूंजी का, वस्तु का, प्रौद्योगिकी का और लोगों के विचारों का, ठीक ना। तो इसी चीज को क्या बोला, वैश्वीकरण। ये किसने बोला, ब्रैंको मिल्नोविक। किसने? फिर से यहां वही चीजों का डिफिनेशन बताया है कि वैश्वीकरण के तहत जो ना इन सारी चीजों का जो है एक जगह से दूसरे जगह तो प्रभाव होते हैं बिना रुकावट का, किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं। अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर प्रतिबंध लगाता हो, बाधाएं पहुंचाता हो कि नहीं हम अपने यहां व्यापार वाणिज्य नहीं करने देंगे, ठीक, तो फिर वो वैश्वीकरण से जुड़ पाएगा क्या? नहीं जुड़ पाएगा, ठीक ना। आप अलग अलग देशों को अपने यहां व्यापार करने से रोकिएगा तो वो भी तो फिर आपके देश में, अपने देश में नहीं बेचने देगा। आप जब जाइएगा मार्केटिंग करने या फिर अपने वस्तुओं को बेचने के लिए तो वो भी प्रतिबंध लगा देगा। तो वैश्वीकरण में दोनों तरफ से, ठीक, आपके यहाँ भी अगर आ रहा है तो उसको भी सम्मान दीजिए, ठीक ना, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार रखिए, तभी फिर वो अपने देश में भी आपको व्यापार वाणिज्य करने देगा, ठीक। ऐसे होता है वैश्वीकरण। विश्व के अलग अलग देशों से इस प्रकार ही जुड़ता है। अब फिर से यहां आपको बता रहा है कि निजीकरण, उदारीकरण, तब वैश्वीकरण। क्या क्या? निजीकरण को कैसे लिखा है, सहर्षी कर दिया। निजीकरण और ये तीनों मिला के पूछ देता है, ठीक ना। निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? देखो ध्यान से सुनो। कह रहा है कि ये निजीकरण और ये उदारीकरण, ठीक, ये दोनों के सहयोग से ही वैश्वीकरण आगे बढ़ता है, दोनों के सहयोग से ही वैश्वीकरण हो पाता है। वैश्वीकरण। अच्छा, निजीकरण को प्राइवेटेशन, क्या कहते हैं इसको? लिबरलाइजेशन, क्या कहते हैं इसको? लिबरलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन, इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसका शॉर्ट नाम कर दिया है एलपीजी। क्या? एलपीजी शॉर्ट नाम। आपको पूछ दे एलपीजी से, आप एलपीजी का फुल फॉर्म यहां के लिए अर्थशास्त्र में, ठीक ना। लिबरलाइजेशन, क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन। नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, किसका फुल फॉर्म? एलपीजी का। किसका? हाँ, अब वहां तुम रसायन में नहीं चले जाना। लिक्विड पेट्रोलियम गैस।
नहीं, हाँ, तो यहाँ तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे मन में ये सवाल उठना चाहिए कि सर कैसे ये निजीकरण और उदारीकरण कैसे वैश्वीकरण को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक ना। तो आप अपने किताब में सबसे पहले निजीकरण का डिफिनेशन देखिए। कह रहा है कि निजीकरण का अभिप्राय है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना और उनका प्रबंध करना। देखो, कहता है निजी क्षेत्र द्वारा कोई व्यक्ति, पर्सनल कोई व्यक्ति अपना कोई उद्योग चला रहा है, ठीक, वो काम सरकार का भी हो सकता है, लेकिन सरकार ना करके खुद कोई व्यक्ति ही कर रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ लोह इस्पात कल कारखाने कई सरकारी भी है, लेकिन कुछ लोगों का प्राइवेट भी है ना, कुछ कंपनी जो है प्राइवेट भी है, वही उत्पादन कर रहा है, ठीक ना। तो उसी प्रकार आप देखते हैं कहीं विद्यालय भी चल रहा है तो सरकारी भी है, लेकिन कुछ व्यक्ति वही सरकार का ही काम कर रहा है, सरकार को ही मदद करने का कार्य कर रहा है, लेकिन प्राइवेट चला रहा है, ठीक ना। तो वही बताया कि जहां पर किसी भी प्रकार के कार्य निजी क्षेत्र के द्वारा, ठीक, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना और उनका प्रबंध करना, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1991 से निजीकरण नीति को अपनाया। कब अपनाया? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत हमारे सरकार ने पर्सनली किसी व्यक्ति को भी, किसी कोई प्राइवेट कोई संस्था भी है, अगर वो किसी प्रकार चीजों का उत्पादन करना चाहता है, किसी प्रकार की भी क्रिया करना चाह रहा हो हमारे देश के अंदर, तो उसको करने के लिए दिया जाता है कि आप ही ये काम को करिए, ठीक ना। अगर लोगों को ये जरूरत की चीजों को आप स्वयं अपने ही माध्यम से दे सकते हैं तो दीजिए, ठीक ना। तो इसी को कहा गया क्या? निजीकरण। तो भारत में इन चीजों का बढ़ावा दिया कि आप निजीकरण यानी खुद भी कुछ किसी चीजों का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक, उसको बेच सकते हैं, उससे लाभ कमा सकते हैं। अगर ऐसा नियम किया, ध्यान से सुनोगे, अगर कोई ऐसा अपने देश में कर रहा है तो विश्व की अलग अलग कंपनी आना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ठीक, विदेश में किसी का कंपनी है, कितना 50 मिनट तक, 1 घंटा तक, वो लोग धीरे धीरे रंग आएगा। हाँ, तो अभी क्या बात कर रहे थे रे? अगर आप अपने देश में निजीकरण बना के रखते हैं, ठीक ना, कि कोई भी पर्सनली अगर किसी चीजों का उत्पादन करना चाहे हमारे देश में, ठीक, उसको बेचना चाहे तो आकर बेचिए, कीजिए, ठीक ना। सरकार हमारा किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा? विदेश की कोई भी कंपनी, ठीक, जैसे कि मान लो कि आज हमारे देश में मोबाइल में एयरटेल का सिम है, नहीं रे, एयरटेल सिम ही है ना। उसके बाद पहले जो है आइडिया था, वोडाफोन था, ठीक, तो ये दोनों मिलकर अभी VI बन गया है। हाँ, तो ये सब बाहर की प्राइवेट कंपनी है। क्या है? प्राइवेट कंपनी। और हमारे देश में क्या बोल दिया कि अगर आप लोग प्राइवेट भी हैं, हमारे देश में आकर काम कर सकते हैं। तो आया, किया। ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं जो हमारे देश में आकर के अपना वस्तु बेच रहा है ना। तो अगर आप प्राइवेटेशन नहीं रखते, निजीकरण नहीं रखते, ठीक, किसी पर्सनल व्यक्ति को किसी भी प्रकार का व्यापार वाणिज्य यहाँ करने नहीं देते बाहरी को, तो क्या फिर आती कंपनियां? आता नहीं आता। अरे वहां तो सरकार का दबाव होता है, सरकार वहां सब चीज अपने से करता है, ठीक, तो आना ही नहीं चाहता। आना चाहता तो आपके देश में अलग अलग देश के इतने लोग आते, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता नहीं। तो आपने निजीकरण किया, इसीलिए विश्व के अलग अलग देश आपके यहाँ आ रहा है, ठीक ना, और अपने बने हुए चीजों को बेच रहे हैं, हमारे उपभोग की वस्तु हमारे यहाँ पहुंच पा रहा है, ठीक। अब ये उदारीकरण क्या होता है? तो फिर से तुम पहले यहाँ डिफिनेशन देख लो। यहाँ क्या बता रहा है? उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण। ध्यान से सुनो, कोई भी बाहर के व्यापारी, कोई भी बड़ा संगठन, कोई भी बड़े उद्योगपति अगर हमारे भारत देश में आकर के उद्योग धंधा लगाना चाह रहा हो, उस पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक नियंत्रण, यानी कहने का मतलब जो जरूरी नहीं है उन चीजों पर जो है वो सब चीजों को उसको छोड़ दिया जाए, ठीक ना। उसका हर तरह का प्रतिबंध हटा दिया जाए, जैसे कि लाइसेंस की मांग, ठीक, कोटा आदि को हटाना। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 में भारत ने उदारीकरण नीति को अपनाया, ठीक। ये आपको बताया
कि विश्व की अलग अलग बड़ी से बड़ी कंपनियां अगर देश में आ रहा हो, ठीक, तो उससे जो है ना ज्यादा किसी भी तरह के अनियंत्रित चीजों की मांग नहीं करना है, ठीक ना। अलग अलग चीजों का नहीं, उसको एक आप सही जगह उपलब्ध कराइए, वो अपने आप को पूरा सुरक्षित हमारे देश में बूझे। कोई बाहर की कंपनी अगर आ रही है तो उसको पूरा लगे कि नहीं, भारत जब व्यापार करने के लिए गए हैं तो पूरा सरकार के यहाँ की सरकार सुविधा दिया है, ठीक ना, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बेवजह हमसे ज्यादा टैक्स नहीं मांग रहा है, नहीं आप तो इससे क्या होगा, ये उदारीकरण भाव हुआ, ठीक। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक, उसको सही से काम करने के लिए देते हैं, समय वो जितना कमाता है, जिस बात पर पहले से डिसाइड हो गया है कि अगर आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो 100 रुपया कमाइएगा तो 10 रुपया देना पड़ेगा। तो अब ये नहीं कि वो कंपनी वाला पूरा काम लगा दिया, अचानक बोल दिया नहीं अब 20 रुपया देना होगा, ठीक। तो किसी भी तरह का ऐसा नहीं करना है जिससे कि अन्य कंपनी को बाधाएं पहुंचे, दिक्कत पहुंचे, उसको लगे कि नहीं हम स्वतंत्र रूप से आकर इस देश में काम कर पा रहे हैं। तो ये विचार, ये भावना ही उदारीकरण, ये विचार और भावना उदारीकरण, ठीक। अगर ऐसा विचार भावना रखते हो तो क्या कंपनी आना चाहेगा या नहीं? कंपनी नहीं आना चाहेगा। आप बाहर के लोग हैं, ठीक, हमारे यहाँ आए हैं, सबसे पहले नया नया कोई स्टूडेंट आया, ठीक, और उसके साथ हम पहले ही ट्रीटमेंट करने, उसके साथ ऐसा ट्रीट करने लगे कि पहले पैसा जमा करो, 1000 रुपया एडवांस जमा करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद पूरा डिसिप्लिन के साथ बोलेंगे कि नहीं पूरा यूनिफॉर्म में आना है, ये वो पूरा, तो क्या वो आना चाहेगा? नहीं। तो अगर कोई आता है उसको बोल दे कि नहीं महीना भर आप पहले आके देखिए, अगर आप अच्छा लगे तो आप आकर पढ़िए, ठीक। उसके बाद उसको बोल दें कि जो मान लो कि हम लोग कोई ऐसा यूनिफॉर्म चला रहे हैं जो सबको पहनना अनिवार्य है, तो उसको भी 10 दिन का समय दे कि 10 दिन के अंदर आप पूरा ये सब व्यवस्था कर लीजिएगा, तभी उसको लगेगा कि नहीं पूरा अच्छा व्यवहार किया, नहीं चलना है वहाँ। यही होता है उदारीकरण। ये आप बर्ताव कैसे दूसरों के साथ कर रहे हैं, अगर अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो वो उदारीकरण। तो हमारी सरकार विश्व की अलग अलग कंपनियों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, नहीं उसे जो भी मांग कर रहा है ना, तो उसको लग रहा है कि नहीं भारत में अगर जाकर व्यापार कर रहे हैं तो हमारा भी बहुत बड़ा बचत हो रहा है, ठीक। तो इस तरह की भावना को ही उदारीकरण, इसको क्या कहते हैं, ठीक। आपको यही बता रहा है कि ये निजीकरण और ये उदारीकरण दोनों चीज ही किसको बढ़ाता है, वैश्वीकरण को, ठीक, इन चीजों को और आगे लेके जाता है। तो अगर ये तीनों चीजों का डिफिनेशन आपसे पूछे तो आपको ये लिखना होगा, आज ही जा करके घर में ये सब चीज लिखोगे, उदारीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक, निजीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण के अंग, वैश्वीकरण के, यानी आपको ये बता रहा है कि कौन कौन ऐसा वैश्वीकरण का अंग है, ठीक, जो इसको मजबूती प्रदान करता है। तो पहला नंबर तुम ही लोग बताते जाओगे, पहला क्या है, व्यवसाय और व्यापार, संबंधी अवरोध की कमी, ने अवरोधों की कमी, अवरोध की कमी या अवरोधों की कमी। दूसरा बता तो, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, पूंजी का निर्बाध, पूंजी का निर्बाध प्रभाव, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रभाव, ने प्रौद्योगिकी और बताओ, श्रम का निर्बाध प्रभाव, किसका,
और बताओ। पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता, पूंजी का पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता। चलो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपको बता रहा है कि वैश्वीकरण मजबूत कैसे होगा, वैश्वीकरण को क्या क्या अच्छा से करें जिसके वजह से वैश्वीकरण और ज्यादा मजबूत होगा। ठीक, तो ये बता रहा है इसके मुख्य अंग है। सबसे पहले आपको बता रहा है एक वैश्वीकरण के तहत व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। ध्यान से सुनो, ये चीज तुम लोग जान रहे हो। ठीक, अगर आप किसी चीजों का व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक, और उससे संबंधित किसी भी तरह का रुकावट पैदा नहीं कर रहा है, तो इससे वैश्वीकरण क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, हम अपने देश के लोह इस्पात, मान लो कि हमारे देश में लोहा का उत्पादन काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक, लोहे से बने हुए सामान या लोहा का निर्यात हम विदेशों में कर रहे हैं। ठीक, तो विदेश जब हम व्यापार के लिए जा रहे हैं तो वहां पर किसी चीजों की अवरोध, ठीक, हम अमेरिका जैसे देश जा रहे हैं, चीन जैसे देश जा रहे हैं व्यापार करने के लिए। ठीक, और वहां किसी भी तरह की रुकावट नहीं है, आसानी से हमको उस मार्केट में बैठने दिया जा रहा है, जहां पर बाजार लगता है वहां पर हम जाकर के अपनी वस्तु को बेच पा रहे हैं। ठीक, तो इससे वैश्वीकरण क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक, यानी हमारे देश की सरकार को ऐसा लगेगा कि भारत से व्यापार करने के लिए जो वहां पहुंच रहे हैं हमारे यहाँ के लोग, बड़ा अच्छा से उसका जो है सहायता हो रहा है, मदद हो रहा है। ठीक, इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच संबंध भी अच्छा होगा। वो भी कुछ बेचना चाहे हमारे देश में तो आकर बेच सकता है, इससे दोनों देशों को फायदा होता है ना। वैश्वीकरण में एक तो पहले आपके द्वारा बनाया गया वस्तु, ठीक, उत्पादित किया गया वस्तु दूसरे देशों में बिक जाता है, और मान लो कि तुम्हारे देश में किसी चीजों का दाम 100 रुपया है तो दूसरे देशों में जाकर के तुम 200 रुपया में भी बेच रहे हो तो बिकेगा, तो एक तो व्यापारी को फायदा हो गया। ठीक, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हम अगर बेचने जा रहे हैं तो इससे हमारे देश का भी इनकम बढ़ता है नहीं, आम आदमी का भी स्थिति सुधरा। ठीक, और अगर दूसरे देशों को हम अपने यहाँ आने देते हैं तो हमारे देश में मान लो कि कोई बाहर की कंपनी आई तो वो खुद काम नहीं न करेगा, हमारे देश के ही लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं, काम करने का मौका किसको मिलेगा, हमारे देश के ही लोगों को। ठीक ना, तो इससे रोजगार भी बढ़ता है। तो ये बताया कि अगर व्यापार वाणिज्य आसानी से बिना अवरोध का, बिना रुकावट का एक देश से दूसरे देशों में होता है तो इससे रिश्ता भी मजबूत होता है। नहीं, जरूरत के समय आपके किसी के साथ एक अच्छा संबंध है, अच्छा दोस्ती है। ठीक, तो कल के डेट में अगर आपको कुछ पैसा का कमी हो गया तो आपका वो दोस्त सहारा बनेगा। ठीक, उसी प्रकार एक देश में भी होता है, किसी तरह की आपदाएं आ जाती है तो वैश्वीकरण से जुड़े हुए दो देश जो होते हैं एक दूसरे का मदद भी करते हैं। ठीक ना। अच्छा, अब आपको बता रहा है पूंजी का निर्बाध प्रवाह। निर्बाध का मतलब भी हुआ बिना रुकावट का, नहीं, बिना किसी दिक्कत का। ठीक, पूंजी का करोड़ों रुपया की चीज अगर हम एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, ठीक, अपने देश में मेरा देखे वो बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था जो कर रहे थे, वही बिजनेस हम दूसरे देशों में, आपके देश का रतन टाटा कंपनी के बहुत चीज मिलते हैं, तो क्या टाटा कंपनी का चीज हमारे भारत में ही सिर्फ मिलता है क्या? नहीं, रतन टाटा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुका है। टाटा कंपनी जो है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुका है। ठीक, कई देशों में उसका अभी जो है ना एक एक चीज बना हुआ बिकता है। ठीक ना, तो सोचो यही बताया कि कैसे, अब बता लो यहाँ इंडिया में अगर वो लाखों करोड़ रुपया लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो उसी तरह किसी भी देश में वो लगाया होगा। जिन देशों के साथ अच्छा संबंध है भारत का, वहां जाकर के भी उतना पैसा वो लगाया होगा, तभी तो उसका व्यापार वाणिज्य चल रहा है।
दूसरे देशों में भी उसके कल कारखाने होंगे, लाखों लोग वहां भी काम करते होंगे, उसके बने हुए प्रोडक्ट को वहां पर भी अलग अलग जगह बेचा जा रहा होगा। ठीक, तो ये होता है पूंजी को निर्बोध, पूंजी का निर्बाध प्रभाव। ठीक ना, यानी बिना रुकावट का, बिना किसी खेद का अलग अलग देशों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रभाव, प्रौद्योगिकी क्या, चाहे वो किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए बने हुए मशीन हो, ठीक, या फिर टेक्नोलॉजी का जो भी सामान है वो, इलेक्ट्रॉनिक का जो भी सामान है वो, ठीक, वो सब चीज अलग अलग देशों में बिकना। आज भी हमारे देश के लोग जितने भी मोबाइल हुआ, ठीक, टेलीफोन, मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, इन सारी चीजों का जो उपयोग करता है ज्यादातर अपने भारत का बना हुआ नहीं है, नहीं, दूसरे देशों का है, दूसरे देशों की कंपनी है। ठीक, भले वो कंपनी हमारे भारत में अभी वस्तुओं को बना भी रहा है, लेकिन ये कंपनी कहाँ का, दूसरे देशों का। तो यही बता रहा है कि प्रौद्योगिकी का भी निर्बाध बड़ा आसानी से होता है। ठीक ना, तो ये सारे चीज प्रौद्योगिकी की ही वस्तु कहलाता है। तो किसी तरह के इसमें भी रुकावट नहीं। श्रम का निर्बाध प्रभाव, किसका, आज भारत के काफी ऐसे लोग होंगे जो अमेरिका में जाकर बसे होंगे, काफी ऐसे लोग होंगे जो इंग्लैंड में जाकर रह रहा होगा। ठीक, विश्व के कई बड़े बड़े विकसित देशों में इंडिया के लोग जाकर काम करते होंगे। ठीक, तो वो लोग जाकर के, कोई बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बड़े डॉक्टर हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, अलग इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। ठीक, सिर्फ बड़े बड़े ही नहीं, छोटे कामगार भी जाकर दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश से बाहर जाकर के पेट्रोलियम, खनिज तेलों को निकालने का भी काम करता है, मजदूरी भी जाकर करते हैं दूसरे देशों में। तो यही चीज बता रहा है आपको, श्रम का भी निर्बाध प्रभाव। ठीक ना, काम करने वाले लोग भी एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। नहीं, इसका भी किसके वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। किसके वजह से, तो सिर्फ आपको बता रहा है प्रौद्योगिकी, पूंजी या व्यवसाय व्यापार का ही आदान प्रदान नहीं होता है। ठीक, इन्हीं चीजों को सिर्फ नहीं बढ़ाया जाता है, श्रम का भी निर्बाध प्रभाव होता है। ठीक ना, काम करने वाले लोग भी जो है एक जगह से दूसरे जगह जाकर के काम करते हैं, विदेशों में भी कमाते हैं। फिर क्या है, पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता। आप अमेरिका में जाके डॉलर में पैसा कमाए, ठीक, इंग्लैंड में जाकर, इंग्लैंड का मुद्रा क्या है, पाउंड, तो पाउंड में जाकर कमाए, अलग अलग देशों में आप अलग अलग मुद्रा कमाए। ठीक ना, वहां के जो रुपया है वो अलग है, और फिर वो आप अपना देश आना चाहते हैं तो आपके देश में आते ही वो परिवर्तन तो हो जाएगा, बदल जाएगा, पुनः आपको मुद्रा में आपके यहाँ का जो रुपया है वो कन्वर्ट हो जाएगा, रुपया में आ जाएगा। उसी प्रकार के किसी देश में आपने सोना चांदी बहुत चीज कमाया और उसको फिर परिवर्तन करना चाहते हैं, धन अलग आपके देश में जो चल रहा है मुद्रा उसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो बदल सकता है क्या। तो आपका जमीन जायदाद जो भी है विदेशों में, उसको बेचकर पुनः आप देश में आना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से आ सकते हैं। ठीक, तो वैश्वीकरण में कहीं भी आपको फंसने की चांस नहीं है, दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने विदेशों में कमा लिया अब सब चीज यहीं पर छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक, वो सारी चीजों का आप इनकम के रूप में ला सकते हैं, धन के रूप में जमा। तो ये होता है पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशीलता। ठीक, अब बता रहा है ये सारी चीज आसानी से हो रहा है, यही सब चीज वैश्वीकरण को मदद कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक ना, यही सब चीज तो होता ही है, एक वैश्वीकरण के दरमियान ये सारे काम होते हैं। ठीक ना, तो आपको अगर पूछे कि वैश्वीकरण के क्या क्या अंग हैं, तो देखो यही 5 अंग है जो तुमको याद रखना होगा कि इसमें क्या क्या व्यवसाय व्यापार संबंधी अवरोध की कमी होती है। पूंजी का निर्बाध प्रभाव होता है, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रभाव होता है, श्रम का, और आपको पूछेगा वैश्विक गांव क्या होता है। ये देखो नोट में दिया है, इसको तुम देखोगे भी तो अपने से हो सकता है। वैश्वीकरण के प्रचार और प्रभाव के कारण अब सभी देश में एक ऐसे व्यवसायी स्थान का निर्माण किया जा रहा है जहां आवास की सभी अधिकतम संसाधन उपलब्ध होते हैं। उस आवासीय स्थान में विश्व के सभी देशों के व्यक्ति को उनके इच्छा से स्वतंत्र रूप से बसने की सुविधा होती है। ऐसा आवासीय स्थान जहां विभिन्न देश, विभिन्न विचारों और विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के सभी लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है, उसी को हम लोग वैश्विक गांव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, वैश्विक गांव कहते हैं।
ध्यान से सुनोगे, हर वो देश जो वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है, ठीक, अब वो चाहेगा कि विश्व के बहुत बड़े बड़े देश, विकसित सब देश के भी लोग हमारे देश में आकर के बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, तो उसको हाँ, किसका बात कर रहे थे अभी? हाँ, आप अपने देश में बता रहे हैं कि विश्व की अलग अलग कंपनियों को हम मौका दे रहे हैं कि आप आकर हमारे देश में काम कीजिए, ठीक ना। लेकिन ध्यान से सुनोगे, उसको सही जगह उपलब्ध, सही व्यवस्था नहीं दिया जाए तो फिर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं बूझेंगे। अलग अलग बड़े बड़े कंपनी के मालिक हो सकता है कि यहाँ आने पर अपने चीजों को देखे, कई दिन रहे, ठीक ना, बाजार की स्थिति को देखे, तो उसके लिए आपको एक ऐसा जगह तैयार करना पड़ेगा जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ठीक। तो वो जगह, किसी भी देश में वो जगह जब विश्व की अलग अलग कंपनी के लोगों को, ठीक, कंपनी के मालिकों को, ठीक ना, अलग अलग देशों के लोगों को रहने के लिए एक विशेष प्रकार का जगह उपलब्ध कराया जाए, जहां सभी सुविधा दिया जाए, जहां सभी प्रकार की सुविधा दिया जाए, वो जगह ही वैश्विक गांव कहलाता है ना। कहता है अपने भारत में मुंबई में ऐसा जगह उपलब्ध कराया गया है जहां अलग अलग देश की कंपनियों के मालिक, ठीक, आ करके रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, सारा व्यवस्था उसको दिया जाता है, ठीक। चाहे बता रहा है वो विभिन्न विचारों का हो, विभिन्न देशों का हो, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का हो, ठीक ना, सबों को रहने के लिए, लोगों के लिए एक अच्छा व्यवस्था उपलब्ध कराना ही, ठीक, वो जगह जहां पर ऐसा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाता है वो क्या कहलाता है? वैश्विक गांव कहलाता है। भारत में मुंबई से कुछ दूर पर एक औद्योगिक समूह के द्वारा वैश्विक गांव का निर्माण किया गया है, ठीक। ऐसा जगह कहां बनाया गया है? भारत में, मुंबई में, ठीक। तो ये होता है वैश्विक गांव। इसको भी आपको लिखना है कि वैश्विक गांव क्या होता है, ठीक ना। वैश्विक, अच्छा ऐसे लिया है। अब आगे देखो क्या अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या है? ये भी पूछता है लेकिन बहुत आसान है। इसका जवाब एकदम सरल भाषा में अगर हम लोग देना चाहें कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ठीक, तो क्या जवाब देंगे? वो कंपनी, ठीक, जो एक से ज्यादा देशों में अपने बने हुए चीजों को बेचता हो, ठीक ना, इसका विक्रेता जो है एक से ज्यादा देशों में हो, तो वो कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक। तो यह फिर वो कंपनी जो अलग अलग राष्ट्रों में, ठीक ना, अपने वस्तुओं को बेचता हो, ठीक, उसको क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक। तो देखो कह रहा है कि आप कोको कोला का नाम सुने हैं, ठीक, थम्स अप का नाम सुने हैं, तो ये सब क्या है? एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सिर्फ आपके ही देश में नहीं मिल रहा है, ये अलग अलग देशों में, ठीक। आप जिस सैमसंग मोबाइल का यूज कर रहे हैं, वीवो, एप्पल, जो भी मोबाइल है, जितने भी एंड्रॉइड है जो आपको पसंद आता है, वो सब मोबाइल क्या सिर्फ आप ही के देशों में मिल रहा है? नहीं, और भी देशों में मिल रहा है। तो ऐसी कंपनी जिसके बने हुए प्रोडक्ट विश्व के अलग अलग देशों में भी बिकता हो, ठीक, वो कैसा कंपनी? बहुराष्ट्रीय कंपनी। वो क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक। तो क्या नहीं लिख पाओगे इसको? बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं? ऐसे ही दिया है कि आपके भी देश का, जैसे एक डाबर है, डाबर कंपनी का हम लोगों के यहाँ डाबर च्यवनप्राश आता है, डाबर का तेल आता है, कई चीज आता है। तो वो बता रहा है कि वो आपके भारत का है, वो सिर्फ आपके यहाँ ही नहीं और भी देशों में मिल रहा है। आपके देश का ये कंपनी अलग अलग देशों में भी काम कर रहा है, तो ये भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये भी क्या कहलाएगा? हाँ। देखो कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की थोड़ी विशेषताओं को बताया है कि अगर सोचो इस तरह की कंपनियां काम नहीं करता तो आपके पास वो सारे चीज सही से उपलब्ध नहीं हो पाता, ठीक ना। आज एक से एक अच्छा ब्रांड का कोई भी चीज, अच्छा कंपनी का मोबाइल, अच्छा कंपनी का लैपटॉप, अच्छा कंपनी का टीवी, वो सारे चीज आपके यहाँ आ जाता है, ठीक।
तो ये इसी वजह से, क्योंकि हम लोग भी, हमारे यहाँ सभी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी आने का मौका दिया जाता है। ठीक, वैश्वीकरण की वजह से देखो फायदा क्या हुआ। एक तो वैश्वीकरण की वजह से जो भी देश जिन वस्तुओं को बना रहा है सब ला रहा है, उसमें से कुछ वस्तु ऐसा भी होता है जो खराब भी होता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो बहुत अच्छा होता है। तो एक ग्राहक के पास, हम उपभोक्ताओं के पास, ठीक, चुनने का मौका रहता है कि आपके पास विकल्प है कि कौन सी वस्तु ज्यादा अच्छा आपको लग रहा है वही, ठीक ना। या फिर क्वालिटी के आधार पर उसका दाम भी अलग अलग रहता है। आप कोई चीज अच्छा क्वालिटी का खोजते हैं तो आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो लीजिए, ठीक। पैसा आपके पास कम है, आपकी आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है, आप भी लेकिन चाहते हैं कि हम भी वो चीज यूज करें, तो उसके लिए कम रेट का भी है, तो वो अलग अलग देशों से आया रहता है क्या। तो हर तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह की कंपनी का एक ही वस्तु अलग अलग कंपनियों का आया है, ठीक। ज्यादा हाई फाई में जाइए तो ज्यादा पैसा निकालिए, कम में है तो कम में लीजिए, ठीक। तो ये बता रहा है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां आकर हर तरह के लोगों की जरूरत को पूरा कर रहा है, ठीक। और साथ ही बता रहा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जब आपके देश में आकर काम कर रहा है तो इससे काफी लोग लाभप्रद भी होते हैं, काफी लोगों को लाभ होता है। एक तो पहले आम जनता को लाभ हुआ, अपनी जरूरत की चीज उपलब्ध हो रहा है, ठीक। आज आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में हर तरह की कंपनी का मोबाइल, आप जैसे ही मूड बनाते हैं कि हमको मोबाइल खरीदना है, ठीक, तो उसके बाद आप जैसे ही जाते हैं वहां दुकान पर अलग अलग कंपनी का निकाल के देता है ना, कि आपको कौन सा पसंद है, सबका अलग अलग क्वालिटी बताता है आपको, ठीक, यही ना बताया जाता है। तो फिर आपके पास जितना पैसा होता है वो ले, तो वही मोबाइल ले लें जो पैसा के आधार पर। तो ये एक तो बताया कि आम लोगों की जरूरत का चीज पूरा हुआ। दूसरी बात, आज जितने भी अलग अलग जाकर आप दुकान देख रहे हैं, एक एक कंपनी का अलग अलग जगह पर उपलब्ध जो दुकान देख रहे हैं, सोचो कितना लोगों को रोजगार देने का काम किया, ठीक। कोई भी कंपनी, कोई इलेक्ट्रॉनिक का ही सामान बेच रहा है, कोई खेलकूद का ही सामान बेच रहा है, कोई कपड़े ही बेच रहे हैं, कंपनी ब्रांड किसी ना किसी ब्रांड का, सोचो कितना लोगों को रोजगार दिया है। एक मान लो कि रायमंड कंपनी ही अगर भारत अपने बांका में चल रहा है, तो उस कंपनी के थ्रू एक तो पहले जो यहां पर उसको चलवा रहा है, ठीक, तो उसको तो फायदा ही हो ही रहा है, लेकिन वो अपने लिए, अपने काम के लिए 10-15 लोगों को और काम दिया है ना, तो 10-15 लोगों का भी रोजी रोटी चल रहा है। तो आपको बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के तहत सिर्फ लोगों को जरूरत की चीज ही उपलब्ध नहीं होते हैं, लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता है, ठीक। एक कंपनी, जब बड़ी कंपनी आपके देश में आकर काम करता है तो इससे लाखों लाख लोग ऐसे होते हैं काम, उससे उसके तहत काम, उसको रोजगार मिलता है, ठीक। अब सोचो जो कोको कोला हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितने दुकानों में मिलता होगा, कितने लोगों, पूरे भारत में हर जगह बिकता होगा ना। तो ऐसे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध ये कराता है। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी से बहुत फायदा भी है, ठीक। अच्छा, इसका नुकसान भी पड़ेंगे। तो बता रहा है ये कंपनियां विश्व के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ने का भी काम करता है। ये देखो यहां फिर आपको बता रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को किस तरह से काम देता है, कॉल सेंटर पे काम करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए काम देता है कि हमारे चीजों का हिसाब किताब करना है, ठीक ना। तो इसके लिए बहुत लोगों को कारोबार मिल जाता है। भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को ही निवेश कहते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्ट जिसको बोलते हैं, निवेश। तो निवेश क्या होता है इसके बारे में आपको बता रहा है। जब किसी कार्यों को करने के लिए आप उनमें पहले जो पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है, ठीक ना। तो ये कंपनियां भी क्या करती है, किसी भी देश में नया नया आता है तो पहले निवेश ही करता है ना, वो जगह उपलब्ध करता है, सरकार को कुछ पैसा देता है, ठीक, फिर बहुत सारे लोगों को वहां काम पे रखता है। तो शुरू में निवेश हुआ, निवेश किया तभी फिर अब बिक्री होगा, बिकेगा, उत्पादन होगा, ठीक ना। तो इसी को कहा जाता है निवेश, विदेशी निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को ही विदेशी निवेश कहते हैं। आपको बोलेगा विदेशी निवेश क्या है, तो विश्व की अलग अलग कंपनियों द्वारा भारत में जो खर्च किया जाता है किसी चीजों के उत्पादन के लिए, तो वो विदेशी निवेश। वो कैसा निवेश, हाँ, विश्व की अलग अलग कंपनियां जब हमारे देश में पूंजी लगाता है, ठीक, वस्तुओं के उत्पादन के लिए, तो वो विदेशी निवेश कहलाता है। वैश्वीकरण एवं बाजारों का एकीकरण क्या है,
देखो, कहता है विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजार को जोड़ने और एकीकरण करने का कार्य करता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विदेशी व्यापार का दायरा बढ़ा है। पूर्व से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य साधन हुआ है। व्यापार करने ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। कई ऐसे उदाहरण इतिहास में हम पढ़ चुके हैं। विदेश व्यापार उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर निकलकर दूसरे देश के बाजारों में पहुंचने और विदेश की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान होता है। कह रहा है कि अगर इस तरह का आज विश्व लेवल पर मार्केटिंग नहीं होता, विश्व व्यापार नहीं होता, तो ये अलग अलग देशों का पता भी नहीं चलता। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं कि पुर्तगाली वास्को डी गामा हमारे भारत आए थे 1498 ईस्वी में। क्यों आए थे? व्यापार करने। ठीक, तो व्यापार करने के ही उद्देश्य से वो आया जो भारत का खोज हुआ। ठीक ना, समुद्री यात्रा के द्वारा भारत को खोजा गया। ठीक, कोलंबस कहां पहुंचा था? अमेरिका। क्यों पहुंचा था? व्यापार करने के उद्देश्य से। क्यों पहुंचा था? हाँ तो व्यापार वाणिज्य के ही वजह से अलग अलग देशों का खोज हो पाया और आज जो है ना पूरा दुनिया का एक संबंध जो बन पाया। ठीक, आज जो आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, कुछ भी ला लेते हैं। ठीक, तो वो सब चीज जो हो पाया वो किसके वजह से? व्यापार के ही वजह से। ठीक ना, तो बता रहा है कि वैश्वीकरण में अलग अलग जगह से जब व्यापार वाणिज्य होता है तो लोग हर देशों का एक संबंध अच्छा बनता है। ठीक, और आज जो है ना विश्व लेवल की कई बड़ी बड़ी संगठन संस्था है जो बैठकर साल में एक बार जरूर इस तरह की चीजों का बात करता है। ठीक, आज सोचो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके सदस्य देशों की संख्या 193। कितना? सोचो 193 देश के जो नेतृत्व करता है वो साल में एक बार जो है ना महासभा का जब बैठक होता है सभी जाकर के बैठते हैं। ठीक, तो ये सारे चीज सार्क सम्मेलन, यानी कहने का मतलब दक्षिण एशिया के कई समूह, ऐसे देशों का समूह है वो बैठते हैं। ऐसे ओपेक का बैठक, कई ऐसे संगठन है, G20, G8, ये सब सम्मेलन होता है, कई देश बैठकर बात करते हैं। तो ये सारी चीजों को और विश्व के एक एक देश को जो आज एक जगह बैठने के लिए, ठीक, हर विश्व लेवल का कोई भी समस्याओं के मुद्दाओं को लेकर बात करने का जो इतना बड़ा स्टेज तैयार हुआ वो सब वैश्वीकरण की वजह से। वो सब किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। ठीक ना, तो यही बता रहा है कि वैश्वीकरण ने पूरे विश्व का एकीकरण किया, एक किया। ठीक, आज जो भी समस्या है, प्रदूषण को लेकर समस्या है, जल को लेकर के समस्या है, ओजोन परत को लेकर के समस्या है, तो उस पर जब बैठक होती है, बात होता है, सब देश के लोग एक जगह मिलकर के इन समस्या के निदान के बारे में सोचते हैं। ठीक, वैश्वीकरण को संभव बनाने का कारक, कह रहा है वैश्वीकरण को और ज्यादा मजबूती कैसे प्रदान किया जा सकता है, कैसे मजबूत बना सकते हैं? किसको? वैश्वीकरण को। किसको? तो सबसे पहले क्या बता रहा है? प्रौद्योगिकी में प्रगति। किसमें? प्रौद्योगिकी में प्रगति। ये क्या बता रहा है? प्रौद्योगिकी के मामले में हमने काफी विकास किया है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति एक मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। आज हम ऐसे प्रौद्योगिकी के युग में जी रहे हैं जब समय और स्थान की दूरियां सिमट रही है। दुनिया एक वैश्विक गांव बन गया है। यातायात, दूरसंचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की प्रगति ने भौगोलिक दूरियों को व्यापार करने में न सिर्फ समय ही कम कर दिया बल्कि खर्च को भी घटा दिया। देखो, सुनना ध्यान से, वैश्वीकरण का पहला क्या बताया? अगर वैश्वीकरण को मजबूत करना है तो प्रौद्योगिकी को और उन्नत करना पड़ेगा। आज परिवहन की अच्छा सुविधा, ठीक, यानी कहने का मतलब आज एक से एक जहाज बनाया गया, ठीक, एक से एक रेलगाड़ियां बनाई गई है। तो इससे क्या होता है? विश्व की दूरियां और घट रही है। विश्व की दूरियां क्या हो रही है? काफी तीव्र गति से। आज अगर मान लो कि आप पैसा ज्यादा कमाते हैं तो आपके लिए अमेरिका और लंदन, ठीक, लंदन या फिर मान लो अमेरिका का कहाँ है राजधानी रे उसका? वाशिंगटन। कोलंबो तो उसका था ना रे, श्रीलंका का ना रे। तो लेकिन वो भी बदला गया, अभी महिला कुछ जबरदनपुर कुछ ऐसे नाम करके है। ठीक, सोच लो विश्व का कई भी बड़ा बड़ा मार्केट अगर आपको जाना है, ठीक, आपके हाथ में पैसा है तो फिर आपके लिए सोचो बाका के समान हो जाएगा। ठीक,
आज बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग, ये बड़े उद्योगपति लोग जो है ना, तुरंत एक दिन में ही 4-5 देश घूम लेते हैं। तो वो सब किसके वजह से? प्रौद्योगिकी में सुधार के वजह से, ठीक ना। आज संचार की सुविधा इतना अच्छा हो गया है कि हमारे पास एक से एक मोबाइल फोन है, एक से एक कंप्यूटर है, ठीक, जो वैश्वीकरण को बढ़ाने में मदद कर रहा है। वो कैसे? अगर मान लो कि हम भारत के एक उद्योगपति हैं, ठीक, और हमारा कोई सामान विदेशों में बिक रहा है, तो हम उसको यहीं से देख पा रहे हैं। क्या हम घर बैठे ही अपनी चीजों को देख पा रहे हैं कि वो सही से बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, ठीक। किसी बाहर की कंपनियों से कुछ खरीदना हो तो उसका क्वालिटी भी हम यहीं से देख रहे हैं ना। आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, उसके माध्यम से एक एक वस्तुओं को देख लेते हैं। हाँ ठीक है, उसको भेजिए, पैसा भी तुरंत 1 सेकंड में आपके घर तक, यानी तुरंत आपको भेज देते हैं। तो ये सारे चीज जो हो पा रहा है वो सब किसके वजह से? प्रौद्योगिकी के वजह से। किसके वजह से? तो वही चीज बता रहा है कि प्रौद्योगिकी ने जो है वैश्वीकरण को और बढ़ाने का काम किया, इसमें काफी तीव्र। तो इसको बता रहा है कि और जितना इसमें सुधार करेंगे उतना ज्यादा वैश्वीकरण होगा, ठीक ना। तो सोचो, ये बता रहा है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को काफी तेज किया। ये मोबाइल, ये टेलीफोन, ये कंप्यूटर ने वैश्वीकरण को और क्या किया? तेज कर दिया, ठीक ना, इसको और बढ़ाने का काम किया। ठीक, देखो यही चीज यहां बता रहा है। आज इंटरनेट की व्यवस्था ने, इंटरनेट का इतना अच्छा सुविधा कर दिया गया है, ठीक, जिससे कि आज विश्व के एक एक कंपनी के मालिक अपने आप को बड़ा ही सुरक्षित बूझते हैं, ठीक। आज उसको ये खतरा नहीं है कि मेरा कंपनी बाहर में काम कर रहा है, सही से हिसाब किताब हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। वो एक जगह बैठा हुआ है और कैमरा की मदद से हर चीज को देख पा रहा है, ठीक, कि कहां पर क्या सही से हुआ है, कहां गलत हुआ है। अच्छा, ये वाला फिर पूछा जाता है, ओए WTO क्या है? ये पूछा जाता है कि WTO क्या है? तो ये विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था? 1995। WTO का गठन, ध्यान से सुनो, आज वैश्वीकरण का युग है, सुनना, आज वैश्वीकरण का युग है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग देशों में जाके काम कर रहा है, ठीक। कौन सा कंपनी कब किसको धोखा दे दे, किसके साथ गलत कर दे, कब भाग जाए, तो ये सारे चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व व्यापार संगठन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? अब विश्व व्यापार संगठन का क्या काम है? तो विश्व में अलग अलग देशों में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, उसको लेकर के नियम कानून सब वही बनाता है। कौन बनाता है? WTO। कौन बनाता है? हाँ, कौन से देश में कौन व्यापार करने के लिए जा रहा है, उस सारा चीज हिसाब किताब है। अगर अमेरिका देश का, जापान देश के चीज भारत में बिक रहे हैं तो कौन कौन वस्तु बिक रहा है, ठीक, वो सारा चीज, ठीक। और उसके लिए कभी भी कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, ठीक। अगर आप नहीं बेचना चाह रहे हैं, कोई तरह का दिक्कत है, तो WTO को पहले सूचना मिलना चाहिए कि किस आधार पर क्यों आप छोड़ना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत हुआ। तो एक तरह से पूरा मामला किसके पास जाएगा? तो विश्व व्यापार संगठन को, यानी वैश्वीकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए, ठीक, पूरे विश्व में एकीकरण की भावना सही से रहे, ठीक, कोई किसी को धोखा ना दे, किसी के साथ किसी प्रकार का छल कपट ना हो, वो सारी चीजों का नियंत्रण करने का काम कौन? WTO, ठीक। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या याद रहेगा? देखो 2006 तक बता रहा था कि इसमें कुछ 149 देश था। कितना? 149 देश था। हो सकता है अभी बढ़ा हो करंट में, लेकिन बता रहा है कि आज भी कई ऐसे विकसित देश हैं जो ज्यादा से ज्यादा अलग अलग देशों में जिसकी कंपनी काम कर रहा है, थोड़ा सा वो जो है ना कभी कभी मनमानी करना शुरू कर देता है, विकासशील देशों पर, छोटे देशों पर दबाव बनाने का प्रयास करता है। कौन सा देश? विकसित देश। कौन सा? हाँ,